नीलामी स्थल की ओर जाते समय अविनाश मन ही मन सोच रहा था कि अगर इस बार जहरीले भेड़ियों के गिरोह का सरदार उसके सामने आ जाए तो वह उसे एक ही वार में मार सकता है। यह उसकी बढ़ी हुई ताकत का नतीजा था। आज पोषण गोली की नीलामी का दिन था। जब अविनाश वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जगह लोगों से ठसाठस भरी हुई थी। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। उसने फिलहाल इंतजार करने का फैसला किया। तभी उसकी नजर भीड़ में घुले मिले कुछ लोगों पर पड़ी जो इधर उधर नजरें दौड़ा रहे थे, मानो किसी को ढूंढ रहे हों। ये तो उड़ती बर्फ नगरी के गोयंका परिवार के लोग हैं। अविनाश ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभर आई। लगता था कि गोयंका परिवार का युवा स्वामी साहिल अब भी उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। लेकिन आज अविनाश का मकसद सिर्फ पोषण गोली हासिल करना था। वह बेवजह झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए गोयंका परिवार के रक्षकों पर हमला करने के बजाय उसने अपनी छाया रहित आभा सक्रिय की और उन्हें चकमा देकर सीधे नीलामी भवन में दाखिल हो गया। पिछली बार की तरह साहिल की नजर में आने से बचने के लिए उसने इस बार जानबूझकर एक साधारण सा कम नजर आने वाला निजी कक्ष चुना। अंदर जाकर उसने देखा कि लगभग सारे निजी कक्ष पहले से भरे हुए थे। उनमें से सबसे ज्यादा कक्ष 3 बड़ी शक्तियों के पास थे। ये सभी नीलामी मंच के पास वाले कक्षों में बैठे थे। सबसे आगे बीचों बीच बैठे थे गोयंका परिवार के युवा स्वामी साहिल। लेकिन आज उसके बगल में एक गंभीर और रौबदार मध्य एज्ड व्यक्ति बैठा था। उसकी आभा बेहद शक्तिशाली थी। अविनाश के अनुमान से वह गोयंका परिवार का मुखिया ही होना चाहिए। स्पष्ट था कि वह इस कई कल्टीवेशन पिल को लेकर बेहद गंभीर था, तभी खुद आया था। दूसरी ओर एक और युवा और एक मध्य एज्ड व्यक्ति बैठे थे। ये क्रिम्सन फेदर पैविलियन से थे। युवा का चेहरा कुछ नाजुक और स्त्रैण सा था। वह पैविलियन का युवा स्वामी था, जबकि मध्य एज्ड व्यक्ति लाल वस्त्रों में था, यहां तक कि उसके बाल भी लाल थे। निस्संदेह वही क्रिम्सन फेदर पैविलियन का स्वामी था। लेकिन जब अविनाश की नजर तीसरी बड़ी शक्ति पर पड़ी तो उसकी अब तक शांत आंखों में अचानक बर्फ जैसी ठंडक उतर आई। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि पृथ्वी था, वही इंसान जिसे मारने की अविनाश कसम खा चुका था। उसके पास एक दुबला पतला बूढ़ा खड़ा था जो संभवतः शक्ति राजवंश का ट्रू शक्ति रियल्म 9वें स्तर का विशेषज्ञ था। पृथ्वी, तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं यहां भी आ जाऊंगा, है ना? अविनाश दूर के कक्ष में बैठे पृथ्वी को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को देखता है, पूरी तरह जानलेवा लड़ाई के लिए तैयार। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखो, क्या वो क्रिम्सन फेदर पैविलियन के स्वामी नहीं हैं? और उनके पास युवा स्वामी रत्नजीत भी है। लगता है ये सब कई कल्टीवेशन पिल के लिए ही आए हैं। हाँ, और तीसरे कक्ष में वो काले वस्त्रों वाला युवक और आंखें बंद किए बूढ़ा। कहा जाता है कि ये शक्ति राजवंश के प्रधानमंत्री निवास से हैं। शक्ति वो भले छोटा देश हो, लेकिन प्रधानमंत्री जो मुंह सम्राट के बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति है, उनकी नींव कमजोर नहीं हो सकती। और उड़ती बर्फ नगरी का गोयंका परिवार, सोचो, इस बार तो खुद परिवार का मुखिया भी आ गया है। लगता है ये सारी बड़ी ताकतें उसी कई कल्टीवेशन पिल को हथियाना चाहती हैं। और क्यों नहीं, सुना है कि उस गोली में बेहद दुर्लभ और कीमती सामग्रियां होती हैं। अगर कोई उसे हासिल कर ले तो वह अपनी रक्तवंशीय क्षमता बढ़ा सकता है, जो भविष्य की साधना में बहुत मददगार होगी। अपने कक्ष में बैठे अविनाश ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति फैलाई और आसपास की सारी चर्चाएं साफ साफ सुन ली। वह जानता था कि पृथ्वी के पास एक बेहद विशेष रक्तवंशीय शक्ति है। इसी वजह से वह इतनी दूर से यहां आया था, ताकि कई कल्टीवेशन पिल के जरिए अपनी क्षमता और बढ़ा सके। इसी दौरान नीलामी हॉल और भी ज्यादा भरता चला गया। सबको पता था कि असली मुकाबला क्रिम्सन फेदर पैविलियन, गोयंका परिवार और प्रधानमंत्री निवास के बीच ही होगा। अंत में जीत इन्हीं तीनों में से किसी एक की होगी। फिर भी कई कल्टीवेशन पिल इतनी कीमती थी कि मौका न होने के बावजूद लोग किस्मत आजमाने आ गए थे। कुछ तो आखिरी समय पर चोरी करने तक का सपना देख रहे थे। तभी मंच पर मध्य एज्ड नीलाम करता फिर से आया।
भीड़ को देखकर वह मुस्कुराया। लगता है सब लोग आ चुके हैं, तो फिर औपचारिक बातें छोड़ते हैं और सीधे आज की मुख्य वस्तु पर आते हैं, तीसरे स्तर की कद्दी कल्टीवेशन पिल। उसके बोलते ही अचानक 3 मजबूत कद काठी वाले युवक प्रकट हो गए। तीनों दिखने में साधारण थे, लेकिन उनकी आभा बेहद डरावनी थी। वे तीनों ट्रांसफॉर्मेशन सी रियल्म के विशेषज्ञ थे। यह देख अनगिनत लोग सिहर उठे। मंच पर मौजूद नीलामकर्ता के साथ मिलाकर कुल 4 ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के विशेषज्ञ। इतनी मजबूत सुरक्षा देखकर जिन लोगों के मन में गलत इरादे थे, उनकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। 4 ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म विशेषज्ञों के सामने अगर किसी ने जरा भी गलत हरकत की तो उसे वहीं बेरहमी से मार दिया जाता। इससे साफ पता चलता था कि नीलामी घर इस आयोजन को कितनी गंभीरता से ले रहा था। खिड़की से नीचे झांकते हुए अविनाश ने बुदबुदाया, हालांकि इस नीलामी घर की ताकत 100 रत्न भवन जितनी नहीं है, लेकिन पवित्र मार्शल राजवंश में यह भी एक शीर्ष स्तर की शक्ति है, लगभग स्काई सपोर्टिंग सेक्ट और ब्लड डेमन सेक्ट के मुख्यालय के बराबर। उसी समय 4 ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म विशेषज्ञों की सुरक्षा में मंच के नीचे से एक पारदर्शी क्रिस्टल बॉक्स धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसके अंदर एक गोल लाल गोली रखी थी, जिसकी सतह पर सुनहरे जटिल पैटर्न चमक रहे थे। वह थी प्रसिद्ध तीसरे स्तर की पोषण सार गोली। अनगिनत निगाहें उस लाल गोली पर टिक गईं। कुछ लोग तो उसे वहीं से छीन लेने के लिए बेचैन हो उठे। नीलामकर्ता ने हल्की खांसी ली और सबको होश में खींच लिया। 4 ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म विशेषज्ञों की मौजूदगी में चोरी की कोशिश करना नामुमकिन था। तो अब कई कल्टीवेशन पिल की बोली शुरू की जाती है। प्रारंभिक मूल्य 30,000 स्पिरिट स्टोन। नीलामकर्ता की स्पष्ट और गूंजती आवाज पूरे नीलामी हॉल में फैल गई। पूरे विशाल नीलामी हॉल में एक साथ हैरानी भरी सांसें सुनाई दी। शुरुआती बोली 30,000 स्पिरिट स्टोन। यह रकम सुनते ही ज्यादातर लोगों के चेहरे जड़ हो गए। अधिकतर के लिए यह राक्षस सपने जैसी थी, पूरी तरह पहुंच से बाहर। एक शांत निजी कक्ष में बैठे अविनाश सोच में पड़ गया। उसके लिए यह रकम कुछ भी नहीं थी। आखिर उसके पास तो लाखों स्पिरिट स्टोन थे। फिर भी उसने बोली लगाने का इरादा नहीं किया। उसका मानना था कि अगर उसने यह गोली ले भी ली तो वह गर्म आलू बन जाएगी। सबकी नजर उसी पर होगी। बेहतर यही था कि वह चुपचाप सब देखे और सही मौके पर कदम उठाए। 40,000 स्पिरिट स्टोन। अचानक एक घमंडी सी आवाज गूंजी। अविनाश ने तुरंत पहचान लिया। यह आवाज साहिल की थी, वही जो कल उससे बोली में भिड़ा था। इस समय गोयंका परिवार का युवा स्वामी खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, हे दोस्तों, साहिल को थोड़ी सी इज्जत दीजिए। हम फ्लाइंग फ्रॉस्ट सिटी यह कई पोषण गोली ले रहे हैं। यह सुनते ही जो लोग बोली लगाने की सोच रहे थे, उन्होंने दांत भींच लिया, लेकिन आखिरकार चुप रह गए, क्योंकि फ्लाइंग फ्रॉस्ट सिटी के गोयंका परिवार को नाराज करना कोई नहीं चाहता था। हे युवा स्वामी झाओ की वाकई काफी ढाक है, लेकिन यह गोली मुझे भी चाहिए। 47,000 स्पिरिट स्टोन। तभी एक और आवाज गूंजी, बिल्कुल सही समय पर नहीं। सबने पलटकर देखा। बोलने वाला था रत्नजीत, क्रिम्सन फेदर पैविलियन का युवा स्वामी। 3 बड़ी ताकतों में से एक होने के कारण उसे गोयंका परिवार से कोई डर नहीं था। 98,000 स्पिरिट स्टोन। इसके बाद एक और शांत लेकिन घमंड से भरी आवाज सुनाई दी। यह था शक्ति राजवंश का पृथ्वी। इस समय उसके चेहरे पर साफ घमंड झलक रहा था। प्रधानमंत्री का पोता होने के नाते वह इन सभी शक्तियों को कमतर समझता था। 62,000 स्पिरिट स्टोन। साहिल ने फिर बोली लगाई। उसका रवैया अब भी बेपरवाह था। 84,000 स्पिरिट स्टोन। क्रिम्सन फेदर पैविलियन भी पीछे हटने वाला नहीं था। 90,000 स्पिरिट स्टोन। एक सीमांत देश का आदमी इतनी अकड़ दिखा रहा है। 1,50,000 स्पिरिट स्टोन। फिर भी तुमसे बेहतर हूं। 1,80,000 स्पिरिट स्टोन। तीनों बड़ी ताकतों की बोली सुनकर अनगिनत लोग दंग रह गए। वाकई इन तीनों की संपत्ति और ताकत सामान्य लोगों की सोच से बहुत ऊपर थी। कुछ ही पलों में कीमत पहुंच गई 2,20,000 स्पिरिट स्टोन। तुम
जब पृथ्वी ने 2,20,000 की बोली लगाई तो साहिल का चेहरा गहरे अंधेरे में डूब गया। आखिरकार 2,20,000 स्पिरिट स्टोन गोयंका परिवार के लिए भी छोटी रकम नहीं थी। बस अब बोली बंद करो। तभी अब तक चुप बैठे गोयंका परिवार के मुखिया ने बात की। वह जानता था कि भले ही शक्ति राजवंश छोटा देश हो, लेकिन उसके प्रधानमंत्री की नींव उनके प्राचीन नगर की किसी भी शक्ति से कहीं ज्यादा मजबूत थी। दूसरे निजी कक्ष में क्रिम्सन फेदर पेविलियन के स्वामी प्रताप ने रत्नजीत की ओर देखते हुए हल्के से सिर हिलाया। हमारी नींव उसकी बराबरी की नहीं है, उसे लेने दो। लेकिन पिताजी, यह गोली हमारे लिए भी बहुत उपयोगी है। क्या आप सच में यूं ही छोड़ देंगे? रत्नजीत ने दांत पीसते हुए कहा। इसकी चिंता मत करो। मान लो उसने बोली जीत भी ली, तो क्या? उसे इसका आनंद लेने के लिए जिंदा भी तो रहना होगा। प्रताप के चेहरे पर ठंडी मुस्कान उभर आई। पिता, आपका मतलब? रत्नजीत की आंखों में तीखी चमक दौड़ गई। जैसा कि अनुमान था, क्रिम्सन फेदर पेविलियन और गोयंका परिवार दोनों ने बोली बढ़ाना बंद कर दिया। पेय शक्ति गोली अंततः पृथ्वी के हाथों में चली गई। अपने कक्ष में बैठे अविनाश को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लगता है मेरा अंदाजा सही था। क्रिम्सन फेदर पेविलियन और गोयंका परिवार की नींव वाकई शक्ति राजवंश के प्रधानमंत्री निवास से कमजोर है। फिर उसकी आंखों में चमक उभरी। हालांकि कई पोषण गोली पृथ्वी को मिल गई है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। नीलामी हॉल में गोली मिलते ही पृथ्वी बूढ़े व्यक्ति और प्रधानमंत्री निवास के रक्षकों के साथ चुपचाप वहां से निकल गया। यह देखकर सबके चेहरे अलग अलग भावों से भर गए और वे भी धीरे धीरे बाहर जाने लगे। इनमें गोयंका परिवार और क्रिम्सन फेदर पेविलियन भी शामिल थे। अविनाश हल्के से मुस्कुराया। उसे पता था असली तमाशा अब शुरू होने वाला है। उसने तुरंत अपनी शैडोलेस तकनीक का उपयोग किया और तेजी से सबके पीछे पीछे चल पड़ा। 1 घंटे बाद, किस्मत अच्छी है कि मैंने कल रात फैंटम मूवमेंट टेक्निक सीख ली और ट्रू एसेंस रियल्म के 7वें स्तर में कर लिया, वरना इन लोगों की रफ्तार पकड़ पाना नामुमकिन था। अविनाश दोनों बड़ी ताकतों के लोगों के पीछे एक जंगल में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर उत्साह था। उसे आने वाली हर चीज का बेसब्री से इंतजार था। इसी समय शक्ति राजवंश के लोगों को भी एहसास हो गया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। क्रिम्सन फेदर पेविलियन, गोयंका परिवार, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम हमारा पीछा कर रहे हो? क्या तुम इस कई कल्टीवेशन गोली को लूटना चाहते हो? शक्ति राजवंश का दुबला बूढ़ा गुस्से और हैरानी से गरज उठा। बकवास! यह 3रे स्तर की आध्यात्मिक गोली है। अगर तुम इसे ले गए तो हमारी पूरी यात्रा बेकार जाएगी। प्रताप अब छिपा नहीं रहा। वह आगे बढ़ा और ठंडे स्वर में बोला, बूढ़े, बेहतर होगा कि यह कही पोषण गोली तुरंत सौंप दो, वरना आज यहीं तुम शक्ति राजवंश के लोगों की कब्र बनेगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों हमारी सैकड़ों लोगों की सेना को रोक लोगे? बूढ़ा उपहास में हंसा। इस बार वे प्रधानमंत्री निवास के सैकड़ों चुने हुए सैनिक लाए थे। हर एक की ताकत ट्रू शक्ति रियल्म के 5वें स्तर से ऊपर थी। मार डालो! लेकिन अगले ही पल क्रिम्सन फेदर पेविलियन के शिष्य और गोयंका परिवार के रक्षक पीछे से टूट पड़े। संख्या सैकड़ों में। अब समझे? प्रताप ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। कमबख्त, जल्दी युवा स्वामी को लेकर निकलो, मैं इन लोगों को रोकता हूं। दुबले बूढ़े का चेहरा बिगड़ गया। वह जोर से चिल्लाया और हवा में उछल गया। उसके कंकाल जैसे हाथ से नीली आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी और उसने पूरी ताकत से क्रिम्सन फेदर पेविलियन के स्वामी प्रताप पर हमला कर दिया। इसी क्षण क्रिम्सन फेदर पेविलियन के मालिक का शरीर बिजली की तरह आकाश में उछला और सामने से दौड़ते बूढ़े व्यक्ति से टकरा गया। भयानक ध्वनि तरंग पूरे आकाश में गूंज उठी। ट्रू एसेंस रियल्म का 9वां स्तर, और वह भी चरम सीमा पर। दोनों के टकराते ही प्रताप का चेहरा बुरी तरह बदल गया। उसने हैरानी से चिल्लाकर कहा। जब उसने देखा कि दुबला पतला बूढ़ा भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसने पीछे खड़े गोयंका परिवार के मुखिया से तुरंत कहा, अगर अब भी हाथ नहीं बढ़ाया तो इस बार कहीं पालन गोली हम में से किसी को नहीं मिलेगी। हाँ,
पैवेलियन मास्टर नाराज मत होइए, आइए मिलकर इस बूढ़े को यहीं खत्म कर देते हैं। गोयंका परिवार के मुखिया ने जोरदार ठहाका लगाया। अगले ही पल दो भयानक आभाएं एक साथ फूटीं और उस दुबले बूढ़े की ओर लपक गईं। तो आओ, आज जान की बाजी लगा दूंगा। दोनों को अपनी ओर आते देख बूढ़ा बौखला उठा। उसकी आकृति चमकी और वह फिर से उनसे टकरा गया। दूसरी ओर, युवा स्वामी भागिए, हम इन दोनों योद्धाओं को रोकते हैं, मार डालो। प्रधानमंत्री निवास के अंगरक्षक भी आगे बढ़ते योद्धाओं से भिड़ गए। उनमें से एक ने दहाड़ते हुए कहा, तुम लोग बस इंतजार करो, जब मैं तक्षक लौटूंगा तो अपने दादा से कहकर तुम सब गंदों को मरवा दूंगा। स्थिति की गंभीरता समझते ही पृथ्वी बिना देर किए एक दिशा में भाग पड़ा। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक उसके सामने दो आकृतियां प्रकट हुईं, रत्नजीत और साहिल। दोनों उसे उपहास भरी नजरों से देख रहे थे। हे पृथ्वी, हम यहां तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहे थे, साहिल ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा। तो तुम दोनों मिलकर मुझे मारना चाहते हो? पृथ्वी का चेहरा भी सख्त हो गया। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें डर नहीं कि मेरे दादा सेना भेजकर तुम्हारे फ्रॉस्ट सिटी और क्रिम्सन फेदर पैवेलियन को मिट्टी में मिला देंगे? हाँ, पृथ्वी, तुम कितने भोले हो, साहिल हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि हम कोई सबूत छोड़ेंगे? तक्षक से जुड़ा हर निशान मिटा देंगे, फिर कौन हम तक पहुंचेगा? बेहतर होगा कि कई पालन गोली हमें सौंप दो, शायद हम तुम्हें जल्दी मौत दे दें। उसकी आंखों में क्रूर चमक उभर आई। मुझसे कई पालन गोली लेने का सपना देखना भी मत, पृथ्वी ने साफ इनकार कर दिया। मौत को दावत दे रहे हो? चलो। रत्नजीत और साहिल ने एक दूसरे को देखा और गुस्से से पृथ्वी पर टूट पड़े। मर जाओ। पृथ्वी की आंखों में आग थी। वह तक्षक राजवंश का अद्वितीय प्रतिभाशाली योद्धा था और अब उसे धमकाया जा रहा था। बिना हिचक उसने अपने भंडारण थैले से एक काली लंबी तलवार निकाली और जोरदार वार किया। तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। तीनों ही ट्रू शक्ति रियल्म के छठे स्तर के युवा प्रतिभाशाली योद्धा थे। उनकी भयंकर भिड़ंत से आसपास के पेड़ तक कांप उठे। रत्नजीत के पास कोई जादुई हथियार नहीं था, फिर भी उसकी हर मुक्का मार एक विशाल मुहर जैसी बनती जो पृथ्वी को लगातार पीछे धकेलती। साहिल भले घमंडी था, लेकिन उसकी ताकत भी कम नहीं थी। उसके हाथ की स्टील की कोड़ा सीटी बजाती हर वार हजारों किलो के भार जैसा लगता। दोनों के संयुक्त हमले में पृथ्वी पिछड़ता चला गया। अगले ही पल रत्नजीत ने एक और घूंसा मारा जो सीधे पृथ्वी की पीठ पर लगा। उसका शरीर दूर जा गिरा। पृथ्वी ने मुंह से खून उगला। उसकी आभा लगभग खत्म हो चुकी थी। हाँ, कई पालन गोली अब मेरी है। रत्नजीत ने तुरंत पृथ्वी के दिव्य बैग से लाल गोली निकाल ली। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन उसी क्षण एक ठंडी स्टील की कोड़ा आई और रत्नजीत की गर्दन की हड्डियां चकनाचूर कर गईं। रत्नजीत की आंखें फैल गईं। उसने अविश्वास और नफरत से साहिल को देखा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल पाई। माफ करना, अब तुम मर सकते हो, साहिल ने ठंडे स्वर में कहा और रत्नजीत के पेट पर जोरदार लात मारी। रत्नजीत दूर जा गिरा। उसके चेहरे पर गहरी नाराजगी जमी थी, लेकिन वह बच नहीं सका। वहीं उसकी मौत हो गई। हम मूर्ख, साहिल ने बिना दया के लाश को देखा। मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ पृथ्वी से निपटने के लिए हाथ मिलाया था, अब तुम किसी काम के नहीं थे। फिर उसने पृथ्वी की ओर देखकर क्रूर मुस्कान बिखेरी। अब तुम्हारी बारी है। लेकिन जैसे ही साहिल ने सोचा कि कही पालन गोली अब पूरी तरह उसकी है, मौत के कगार पर पड़ा पृथ्वी अचानक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ खड़ा हो गया। उसके पूरे शरीर पर अजीब नीले पैटर्न उभर आए जो उसे बेहद भयावह बना रहे थे। वह झपट कर साहिल पर टूट पड़ा। यह कैसे हो सकता है? यह शक्ति, रक्तवंश की शक्ति, तो तुम अपनी असली ताकत छुपाए हुए थे। साहिल का चेहरा बुरी तरह बदल गया। हे, अब समझे? बहुत देर हो चुकी है। पृथ्वी ने अपने रक्तवंश की शक्ति सक्रिय की। एक अपार शक्ति उसके पूरे शरीर में भर गई। वह जोर से हंसा और एक घूंसा साहिल की ओर उछाल दिया। साहिल की आंखों में डर चमका। उसने जल्दी से काली स्टील की कोड़ा उठाकर बचाव करना चाहा,
धमाका, कड़क, लेकिन घूंसा लगते ही कोड़ा टूट गई और वह सीधा साहिल की छाती को चीरता हुआ निकल गया। साहिल की आंखें फैल गईं, उनमें निराशा भर गई। यह कैसे? मैं तुम्हारे हाथों कैसे? वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि गोयंका परिवार का युवा स्वामी, जिसने सारी साजिश रची थी, भी दम तोड़ गया। उसकी आंखें खुली रह गईं, मानो अधूरी इच्छाओं के साथ मरा हो। जमीन पर पड़ी दोनों लाशों को देखते हुए पृथ्वी ने अपनी छाती पकड़ी, जहां रत्नजीत का घूंसा लगा था। दर्द अब भी धड़क रहा था। इन दोनों मूर्खों को लगा कि वही आखिरी विजेता हैं। उन्हें क्या पता, सब कुछ मेरी गणना में था। यह कहते हुए उसने रत्नजीत के हाथ से छीनी गई गोली उठा ली। उसकी आंखों में लालच जल उठा। अगर मैं यह कई पालन गोली खा लूं तो मेरी रक्तवंश शक्ति और मजबूत हो जाएगी। सी ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म में प्रवेश अब सपना नहीं रहेगा। लेकिन तभी पृथ्वी, जंगल में अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। अचानक जंगल में एक ठंडी आवाज गूंजती है। पृथ्वी चौंक जाता है। उसे यकीन था कि आसपास कोई नहीं है। तभी सामने अविनाश प्रकट होता है। पुराने दुश्मन आमने सामने हैं। पृथ्वी समझ जाता है कि खतरा बहुत बड़ा है, इसलिए बिना देर किए वह पहले वार कर देता है। मगर अविनाश अब पहले जैसा नहीं रहा। वह शांत लेकिन घातक अंदाज में कियान शक्ति 13 मुक्कों की तकनीक चलाता है। एक ही जबरदस्त वार में पृथ्वी बुरी तरह घायल हो जाता है। पृथ्वी घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि गोल्डन प्रोफाउंड पैलेस के समय दोनों की ताकत बराबर थी, लेकिन अब अंतर बहुत बड़ा है। निराश होकर वह जान की भीख मांगता है। यहां तक कि कई पोषण गोली देने की पेशकश भी करता है और पुरानी साथी होने की दुहाई देता है। अविनाश ठंडे स्वर में साफ कह देता है कि गद्दार को दया का अधिकार नहीं। एक सटीक वार के साथ पृथ्वी का अंत हो जाता है। गोल्डन प्रोफाउंड पैलेस के विनाश का हिसाब यहीं चुकता होता है। इसके बाद अविनाश तीनों मृतकों, साहिल, रत्नजीत और पृथ्वी की दिव्य थैलियां लेता है। अंदर भारी दौलत निकलती है, लाखों स्पिरिट स्टोन, ढेर सारी गोलियां और आध्यात्मिक हथियार। यह सब देखकर वह संतुष्ट होता है। वह दूर चल रही बड़ी लड़ाई की ओर एक नजर डालकर मन ही मन हंसता है। जिनकी साजिशें थीं, उनका नतीजा शून्य रहा। फिर वह शैडोलेस तकनीक से वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद एक खून से सना बूढ़ा वहां पहुंचता है। पृथ्वी की लाश देखकर वह पागल सा होकर चीख उठता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अविनाश जंगल के भीतर एकांत जगह ढूंढकर कई पोषण गोली को परिष्कृत करता है। 3 दिन की साधना के बाद उसकी रक्तवंशीय शक्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। भविष्य में पूरी ताकत लगाने पर यह कई गुना बढ़ सकती है। वह अपनी फैंटम शैडो मूवमेंट तकनीक का अभ्यास करता है। रफ्तार बिजली जैसी हो जाती है। शरीर भूत की तरह प्रकट अप्रकट होने लगता है। वह जानता है कि अभी और मेहनत चाहिए। अविनाश तय करता है कि सेंट ओरिजिन आइलैंड पर होने वाले 2 बड़े संप्रदायों की कोर शिष्य चयन परीक्षा के लिए तुरंत लौटना होगा। उसका असली लक्ष्य है मजबूत संसाधन पाना, शीर्ष रैंक हासिल करना और किंगडम सेक्ट के मुख्यालय तक पहुंचना, ताकि गुरु द्वारा दिया गया कार्य पूरा हो और माता पिता की खबर मिल सके। तेज रफ्तार से वह फेनिक्स सिटी की सीमा पार करता है। रास्ते में दूर एक घाटी से लड़ाई की आवाज आती है। जिज्ञासा के चलते वह रुकता है और उस दिशा में बढ़ जाता है। अगली टक्कर की आहट के साथ अध्याय समाप्त होता है। जब अविनाश घाटी में पहुंचता है तो वह देखता है कि कुछ तलवारधारी पहरेदारों ने नीले कपड़ों में एक सुंदर युवती को घेर रखा है। सबके चेहरे पर क्रूरता और मजाक भरी मुस्कान है। उनका नेता है। काले कपड़ों में एक युवक भवेश। भवेश ठंडे स्वर में युवती नीरा से कहता है कि उसे उसके ही दिए गए जहर 10 सुगंधों वाला दुर्बलता पाउडर ने जकड़ लिया है, इसलिए वह हिल भी नहीं सकती। वह उसे मरने के लिए तैयार रहने को कहता है। नीरा गुस्से में जवाब देती है। वह केवल इसलिए उसे मारना चाहता है क्योंकि उसने उससे शादी करने से मना कर दिया था। वह धमकी देती है कि अगर किंगडम संप्रदाय और उसके परिवार को पता चला तो वे उसे छोड़ेंगे नहीं। कहानी से पता चलता है कि भविष्य एक आवारा और भोग विलास में डूबा युवक था। दोनों परिवारों की सहमति से सगाई टूट गई थी, लेकिन अपमान से भरा लिन अब बदला लेने पर उतारू है।
भवेश हंसकर कहता है कि यह इलाका वीरान है, यहां उसे मारने पर कोई सबूत नहीं बचेगा। ऊपर से यह सब देख रहा अविनाश चौंकता है। किंगडम संप्रदाय का नाम सुनकर उसे समझ आता है कि यह लड़की उसी संप्रदाय की है, शायद किसी और शाखा की शिष्या। घाटी में भवेश नीरा पर हमला करता है। जहर के बावजूद वह तलवार से प्रतिरोध करती है, लेकिन कमजोर होने के कारण उसे जोरदार चोट लगती है और वह खून उगल देती है। भवेश निर्दयता से हंसता है। अगर वह पूरी ताकत में होती तो 10 लिन भी उसे नहीं हरा पाते, पर अब उसकी मौत तय है। पहरेदार उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। नीरा का चेहरा पीला पड़ जाता है, शरीर जकड़ा हुआ है, आध्यात्मिक शक्ति लगभग खत्म। जैसे ही भवेश उसकी छाती में तलवार घोंपने वाला होता है, अचानक एक छाया की तरह कोई सामने आता है। वह है अविनाश। वह शांत लेकिन कठोर स्वर में कहता है, मेरे किंगडम संप्रदाय के किसी व्यक्ति को मारने की हिम्मत। लगता है तुम्हें जिंदगी प्यारी नहीं। नीरा के चेहरे पर उम्मीद की किरण आती है, लेकिन जैसे ही वह अविनाश की शक्ति महसूस करती है, उसका दिल बैठ जाता है। वह केवल ट्रू शक्ति क्षेत्र के 7वें स्तर की शुरुआती अवस्था में है। भवेश जोर जोर से हंसता है और अपनी असली ताकत दिखाता है। वह 8वें स्तर का योद्धा है। नीरा को लगता है अब सब खत्म है। भवेश अपने आदमियों को आदेश देता है कि पहले अविनाश को मार दो। लगभग 10 पहरेदार आगे बढ़ते हैं, सब 7वें स्तर के योद्धा। नीरा आखिरी कोशिश में अविनाश से कहती है, भाग जाओ, यह तुम्हारी लड़ाई नहीं है। किंगडम संप्रदाय जाकर मेरे परिवार को बता देना। वह जहर के बावजूद अपनी शक्ति इकट्ठा कर आखिरी संघर्ष की तैयारी करती है, लेकिन तभी अविनाश उसका कंधा थाम लेता है और मुस्कुराकर कहता है, इन्हें मुझ पर छोड़ दो। अगर तुमने फिर से शक्ति चलाई तो शायद संभल नहीं पाओगी। उसकी आवाज में अटूट आत्मविश्वास है। किसी अनजाने कारण से अविनाश की मुस्कान देखकर नीरा का डर कम हो जाता है। वह उसे सावधान रहने को कहती है और स्वयं ध्यान मग्न होकर जहर का असर कम करने बैठ जाती है। भवेश यह देखकर भड़क उठता है कि नीरा एक अनजान युवक अविनाश पर पूरा भरोसा कर रही है। उसके भीतर का घमंड और अधिकार भाव जाग उठता है, इसलिए वह अपने आदमियों को आदेश देता है, इन्हें मार डालो। गार्ड्स तलवारें निकालकर अविनाश पर टूट पड़ते हैं, लेकिन अविनाश शांत रहता है। वह अपनी मानसिक दबाव छोड़ता है, जिससे गार्ड्स पल भर के लिए जड़ हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वह अपनी हिडन स्नो भाले से बिजली जैसी तेजी से कई गार्ड्स को ढेर कर देता है। भवेश चौंक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह मानसिक हमला है। वह बाकी गार्ड्स को बचाने दौड़ता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। अविनाश भाले की चमक से बचे हुए गार्ड्स को भी खत्म कर देता है। पीछे बैठी तांग युवेई, जो जहर निकालने के लिए साधना कर रही होती है, यह देखकर हैरान रह जाती है कि एक शाखा शिष्य होकर भी अविनाश मानसिक आक्रमण में इतना निपुण है। उसके मन में अविनाश के प्रति जिज्ञासा और सम्मान दोनों बढ़ जाते हैं। क्रोध से पागल होकर भवेश अपनी असली ताकत दिखाता है। वह ट्रू शक्ति स्तर 8 का विशेषज्ञ है। वह सुनहरी भाला निकालकर अविनाश पर जानलेवा हमला करता है। पहली भिड़ंत में दोनों पीछे हटते हैं। स्तर का अंतर साफ दिखता है। भवेश जीत का जश्न मनाने लगता है, लेकिन तभी अविनाश डिवाइन ड्रैगन से भरी मानसिक शक्ति से पलटवार करता है। भवेश एक भयावह तारों भरे भ्रम में फंस जाता है, जहां ड्रैगन की प्रचंड शक्ति उसे कुचलने लगती है। इसी क्षण अविनाश अपनी तकनीक एज्योर फ्लेम रिटर्निंग ओरिजिन से आकाश से प्रहार करता है। भाला सीधा भवेश की छाती भेद देता है। भ्रम टूटता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। भवेश घातक रूप से घायल हो चुका होता है। अंत में अविनाश भाला खींचकर उसे गिरा देता है। भवेश का अंत हो जाता है और नीरा समझ जाती है कि यह युवक साधारण बिल्कुल नहीं। भवेश की मौत के बाद नीरा उसके शव को देखती है और मन ही मन अफसोस करती है। भले ही वह उससे नफरत करती थी, लेकिन कभी दोनों की सगाई हुई थी। फिर भी वह अविनाश का दिल से धन्यवाद करती है, क्योंकि अगर वह न आता तो वह भविष्य की साजिश में सचमुच मारी जाती। अविनाश उससे पूछता है कि क्या वह कैंगतियन संप्रदाय के मुख्यालय से है। नीरा मुस्कुराकर स्वीकार करती है कि वह मुख्यालय की शिष्या है। आभार स्वरूप वह
एक स्टोरेज रिंग देती है और एक जेड पेंडेंट, यह कहते हुए कि अगर भविष्य में मुख्यालय में किसी परेशानी में पड़े तो इसी निशान के सहारे उससे मदद मांग सकता है। अविनाश यह उपहार स्वीकार कर लेता है क्योंकि वह भी जल्द ही मुख्यालय जाने की योजना में है। इसके बाद नीरा चली जाती है स्टोरेज रिंग की सामग्री। अविनाश जब रिंग खोलकर देखता है तो उसमें 8 लाख स्पिरिट स्टोन्स और कई आध्यात्मिक शक्ति बहाल करने वाली गोलियां मिलती हैं। वह समझ जाता है कि मुख्यालय के शिष्य सच में बहुत धनी और प्रभावशाली होते हैं। कुछ दिनों बाद अविनाश सेंट ओरिजिन आइलैंड पर स्थित केंगतियन संप्रदाय लौट आता है। मुख्य शिष्य चयन नजदीक है, इसीलिए वह पहले अपना मिशन पूरा करने जाता है। मिशन हॉल में उसकी मुलाकात होती है शिवांश से, वही जिसने पहले उससे दुश्मनी मोल ली थी। शिवांश अब खुद को बड़ा समझने लगा है क्योंकि वह इनर सेक्ट का प्रथम श्रेणी का अल्केमिस्ट बन चुका है और उसका गुरु है मास्टर। वह अविनाश को धमकाने की कोशिश करता है कि भविष्य में उसे खुश रखे वरना अंजाम बुरा होगा, लेकिन अविनाश शांति से कहता है। फिर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं होता। अविनाश अपना मिशन जमा करता है। रिकॉर्ड जांचने के बाद उसे 10,000 से अधिक योगदान अंक मिलते हैं। वह संतुष्ट होकर वहां से चला जाता है। उधर मास्टर राजीव बेहद चिंतित हैं। वह बार बार तीसरे दर्जे की ट्रू फायर पिल बनाने में असफल हो रहे हैं। यह गोली इतनी उच्च स्तर की है कि आमतौर पर सिर्फ मुख्यालय ही बनाता है, लेकिन राजीव अपनी काबिलियत साबित करना चाहते हैं। जब वह शिष्यों द्वारा बनाई गई गोलियां जांचते हैं तो अविनाश द्वारा बनाई गई गोली देखते ही उनका चेहरा अचानक बदल जाता है। आंखों में आश्चर्य चमक उठता है। मिशन पवेलियन में राजीव मास्टर अचानक चौंक जाते हैं जब वे एक पिल देखते हैं। जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि इस गोली में किलिन घास और 1000 साल पुरानी जेड ब्लड लोटस जैसी दुर्लभ सामग्री मिली हुई है, जिससे इसकी गुणवत्ता सामान्य से कई गुना बेहतर हो गई है। राजीव मास्टर समझ जाते हैं कि इसे बनाने वाला व्यक्ति कोई साधारण अल्केमिस्ट नहीं, बल्कि बेहद कुशल है, शायद उनसे भी बेहतर। जब पता चलता है कि यह गोली अविनाश ने बनाई है तो राजीव मास्टर उसकी मार्शल आर्ट प्लस अल्केमी दोनों में प्रतिभा की खुलेआम तारीफ करते हैं। शिवांश पूरी तरह सन्न रह जाता है क्योंकि वह अविनाश को नीचा दिखाना चाहता था। राजीव मास्टर अब अविनाश से खुद मिलना चाहते हैं। अविनाश देवराज और सुप्रीत के साथ बैठता है। उन्हें पता चलता है कि मूल अविनाश अब ट्रू शक्ति रियल्म के 7वें स्तर पर पहुंच चुका है। उसने पहले 3 पॉइजन वुल्फ ब्रदर्स को हराया था। देवराज बेहद खुश होते हैं और मानते हैं कि अविनाश अब कोर डिसाइपल बनने के पूरी तरह योग्य है। जब अविनाश से उसके ट्रू शक्ति फायर का स्तर पूछा जाता है तो वह कहता है अर्थ ग्रेड। यह सुनकर देवराज और सुप्रीत दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि यह स्तर बहुत दुर्लभ माना जाता है। 10 दिन बाद कोर डिसाइपल सिलेक्शन होने वाला है। ब्लड डेमन सेक्ट के कई खतरनाक प्रतिभागी आ रहे हैं। अगर अविनाश ने अच्छा प्रदर्शन किया तो उसे मुख्य कैंगतियान सेक्ट भेजा जा सकता है। सुप्रीत पूरे भरोसे से कहता है। अब अविनाश को हराना आसान नहीं है। अविनाश की शक्ति को लेकर देवराज निश्चिंत रहता है क्योंकि अविनाश पहले से ही संभावित खतरों का अनुमान लगा चुका है। अगले दिन अप्रत्याशित रूप से सेक्ट के प्रसिद्ध द्वितीय स्तरीय औषधि निर्माता मास्टर राजीव देवराज के घर आते हैं। वे बताते हैं कि अविनाश द्वारा बनाई गई गोल्डन गोली की गुणवत्ता असाधारण है और उसकी औषधि निर्माण तकनीक उनसे भी श्रेष्ठ लगती है। यह सुनकर देवराज अत्यंत चकित हो जाता है और मास्टर को अविनाश से मिलने भेजता है। अविनाश स्पष्ट करता है कि उसने अभी तक तीसरे स्तर की औषधियों के नुस्खों पर काम नहीं किया है, लेकिन मास्टर राजीव उसे अपने संग्रह की औषधि पुस्तकें और नुस्खे देखने का अवसर देते हैं। रास्ते में शिष्यों का सम्मान और चर्चा यह दिखाती है कि इस दुनिया में औषधि निर्माताओं का कितना ऊंचा स्थान है। अंत में वे मिशन पवेलियन के अंदरूनी भाग में पहुंचते हैं जहां हर ओर औषधि निर्माण चल रहा होता है। यह दृश्य अविनाश को एहसास दिलाता है कि सेक्ट की दुनिया साधारण क्षेत्रों से बिल्कुल अलग है। मास्टर राजीव, तभी अचानक एक हल्की सी हैरानी भरी आवाज सुनाई दी।
अविनाश ने भौहें उठाईं और उधर देखा। उसने देखा कि नीले रंग के वस्त्र पहने एक युवती खड़ी थी। उस समय वह जमीन पर बिखरी कुछ औषधीय जड़ी बूटियों को एक बुजुर्ग के साथ मिलकर समेट रही थी। लेकिन मास्टर राजीव को अचानक यहां देखकर वह साफ तौर पर चौंक गई थी। मास्टर राजीव, आप यहां कैसे आए? लड़की के पास खड़े बुजुर्ग ने भी आश्चर्य से पूछा। सामान्य तौर पर संप्रदाय के एकमात्र द्वितीय स्तरीय औषधि निर्माता होने के नाते मास्टर राजीव को सिर्फ जरूरी समय पर ही दूसरी श्रेणी की गोलियां बनानी होती थीं। साधारण गोलियों के काम में उन्हें खुद आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हे, आज थोड़ा खाली समय था, इसलिए अपने बंद कक्ष शिष्य को साथ ले आया ताकि वह दुनिया देख सके और कुछ सीख सके। मास्टर राजीव हंसे और फिर अविनाश की ओर देखा। दरअसल शिष्य बनने की बात अविनाश की अपनी इच्छा थी। हालांकि उसकी अल्केमी की क्षमता अब मास्टर राजीव से भी कहीं ज्यादा थी, फिर भी वह बेवजह ध्यान खींचना नहीं चाहता था। अगर लोगों को पता चल जाता कि वह वास्तव में एक द्वितीय स्तरीय अल्केमिस्ट है, तो ईर्ष्या और अनगिनत परेशानियां खड़ी हो सकती थीं। मास्टर राजीव के परिचय के बाद अविनाश को पता चला कि उस लड़की का नाम नरदेव है और उसके साथ खड़ी बुजुर्ग महिला उसके परिवार की वरिष्ठ सदस्य कामिनी है। लेकिन जब उन्होंने सुना कि मास्टर राजीव अविनाश को अपना बंद कक्ष शिष्य कह रहे हैं, तो दोनों के चेहरे पर गहरी हैरानी झलक गई। बंद कक्ष शिष्य? वह नरदेव की अभिव्यक्ति थोड़ी जम सी गई। उसकी सुंदर आंखों में संदेह भर गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी ही उम्र का दिखने वाला यह आंतरिक शिष्य मास्टर राजीव का बंद कक्ष शिष्य होगा। आप जानिए, वह खुद एक ऐसी अल्केमिस्ट थी जो उच्च गुणवत्ता की प्रथम स्तरीय गोलियां बना सकती थी। फिर भी मास्टर राजीव ने उसे साफ मना कर दिया था और सिर्फ नाम मात्र की शिष्या के रूप में रखा था। इस वजह से उसके मन में थोड़ी नाराजगी भी थी। कामिनी भी जिज्ञासा से अविनाश को देखने लगी। वह जानती थीं कि यह बूढ़ा हमेशा से घमंडी रहा है और पिछले कई दशकों में उसने किसी भी शिष्य को गंभीरता से नहीं लिया था। तो फिर आज अचानक उसने एक बंद कक्ष शिष्य कैसे स्वीकार कर लिया? नरदेव के चेहरे पर आई असहजता देखकर कामिनी को भी मास्टर राजीव के निर्णय पर शक होने लगा। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, अविनाश, तुम अभी तक कितनी प्रकार की जड़ी बूटियों को पहचानते हो? यह एक परखने वाला सवाल था। सामान्य तौर पर कीमियागिरी में जड़ी बूटियों का ज्ञान बेहद जरूरी होता है। एक प्रथम स्तरीय अल्केमिस्ट को हजारों जड़ी बूटियां याद होनी चाहिए ताकि दवाइयां बनाते समय उनके आपसी गुण और टकराव को समझा जा सके और भट्टी फटने का खतरा कम हो। लगभग कुछ 100, अविनाश ने हंसते हुए ईमानदारी से जवाब दिया। हालांकि वह अब एक असली द्वितीय स्तरीय अल्केमी मास्टर था, लेकिन उसने अब तक बहुत कम बार ही गोलियां बनाई थीं। इसके अलावा ट्रू ड्रैगन सीक्रेट मैनुअल जैसी स्वर्ग विरोधी साधना पुस्तक होने के कारण उसे सामग्री की तैयारी या विस्फोट जैसी समस्याओं की कोई चिंता नहीं थी। कुछ 100। कामिनी और नरदेव ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर अविश्वास साफ झलक रहा था। जो व्यक्ति सिर्फ कुछ 100 जड़ी बूटियां जानता हो, उसे मास्टर राजीव ने न सिर्फ चुना बल्कि बंद कक्ष शिष्य भी बना लिया। नरदेव के दिल में ईर्ष्या और बढ़ गई। कम से कम उसे नहीं लगता था कि इस मामले में उसकी योग्यता अविनाश से कम है। कामिनी ने भी मन ही मन सिर हिलाया। उन्हें लगा कि इस बार मास्टर राजीव ने सचमुच गलत फैसला लिया है। एक नौसिखिए को बंद कक्ष शिष्य बना लिया और असली प्रतिभा नरदेव को नजरअंदाज कर दिया। यह सोचकर कामिनी ने गुप्त संदेश के जरिए मास्टर राजीव से कहा, मास्टर राजीव, जरा चांगचिंग को देखिए। वह बचपन से गोलियां बना रही हैं। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही वह हजारों जड़ी बूटियां जानती है। वह होशियार और तेज दिमाग वाली भी है। मुझे लगता है कि वह इस अविनाश से हर तरह से बेहतर है। उनकी नजर में हर दृष्टि से नरदेव ही मास्टर राजीव की असली शिष्या बनने के योग्य थी। लेकिन मास्टर राजीव सिर्फ हंसे। हे बुजुर्ग कामिनी, आप गलत समझ रही हैं। अविनाश की प्रतिभा असाधारण है। अगर आप उसे यहां जड़ी बूटियों का ज्ञान दें तो मुझे यकीन है कि उसकी उपलब्धियां भविष्य में मुझसे भी आगे जाएंगी। मास्टर से भी आगे?
कामिनी चौंक गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मास्टर राजीव अविनाश को इतना ऊंचा आंकते हैं। क्या सच में इस लड़के में कोई खास बात है? यह सोचकर उनके मन में भी संदेह पैदा हो गया। कुछ देर सोचने के बाद कामिनी ने अविनाश की ओर देखा और कहा, ऐसा करते हैं अविनाश, तुम 2 दिन मेरे साथ यहीं रुको, मैं तुम्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान सिखाऊंगी।